अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ लगाई गई थी। अक्सर तासुर ये दिया जाता है कि जो मार्शल लॉ था पाकिस्तान में वो जनरल अयूब खान ने लगाया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। पहला जो मार्शल लॉ था असल में वो मुल्क में इस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और उसके बाद अयूब खान जो चीफ मार्शल थे आर्मी के, या आप कह लें चीफ ऑफ द स्टाफ थे, उनको उन्होंने बुलाया और उनको कहा कि आप मार्शल लॉ का इख्तियारात संभालने। तो यहाँ से ये एक बात आपको समझ आनी चाहिए, पाकिस्तान में पहला जो मार्शल लॉ था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया और अयूब खान ने सिर्फ उनके अहकामात की जो है पाबंदी की। तो मतलब फ़ौज ने खुद आके कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया, ना ही अयूब खान ने आके मार्शल लॉ अपनी मर्ज़ी से लगाया। उनको लाने वाले एक सिविलियन हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, जिन्होंने इनको बुलाया। तो इसको हम देखते हैं कि मार्शल लॉ क्यों लगाया क्या और उसके असरात क्या हुए। फिर अयूब खान जब मार्शल लॉ की पोजीशन के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं तो किस तरह मुल्क को चलाते हैं। तो हमें ये नज़र आता है 7 अक्टूबर को जो है 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तोड़ दिया जाता है। ठीक है, 7 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे वो कौन है? इस्कंदर मिर्ज़ा है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं क्योंकि उसके पास पावर थे, प्रेसिडेंट के पावर्स थे। तो 7 अक्टूबर को प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाता है और मार्शल लॉ जब जैसे वो डिक्लेयर करते थे मुल्क में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1956 का वो ख़त्म हो जाता है। वो उसमें वो ये लिखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है नाकाबिले अमल है, चल नहीं सकती और जो है ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये कह के मतलब 56 का आइन जो बड़ी मुश्किलों के बाद बना था, 47 से लेके 56 तक जो आइन बना उसको एक ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ख़त्म कर दिया गया। फिर क्या होता है इसके अंदर मुझे जब मार्शल लॉ लगाते हैं तो वो अयूब खान को बुलाते हैं। तो अयूब जब पावर संभाल लेते हैं तो अयूब खान क्या करते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा को अरेस्ट करते हैं क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा को समझ आ जाती है कि अयूब खान पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि अयूब को किसी तरीके से निकाल दें, अयूब के जो करीबी लोग हैं उनको हटा दें। लेकिन इससे पहले कि वो इस तरह कर पाएँ, अयूब खान जो सिकंदर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करते हैं, उसको पाकिस्तान से मुल्क से बाहर निकाल देते हैं, बरतानिया भेज देते हैं और वहीं पे फिर उनकी फौत हो जाती है, वफ़ात हो जाता है। तो फिर अयूब खान माशाल्लाह 7 अक्टूबर को लगता है इसके अंदर मिर्ज़ा लगाते हैं, फिर अयूब खान टेक ओवर करते हैं। तो 27 अक्टूबर को 20 दिन बाद अयूब खान जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल लेते हैं, उसको हल्फ लेते हैं। लेकिन उसी के बाद उसी रात को वो जो है प्रेसिडेंट मिर्ज़ा को निकाल के उसके बाद जो है अपना खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये स्टोरी इस तरह है कि इसके अंदर मिर्ज़ा 7 अक्टूबर को अयूब खान को बुलाते हैं कि आप मार्शल लॉ लगाएँ। अयूब खान जब मार्शल लॉ लगाते हैं तो उसके बाद अयूब खान जो है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ लगाने पर। लेकिन क्या होता है उसके साथ ही वो जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टरशिप की जो सीट है उसको संभालते हैं। जब संभालते हैं तो उसी रात को जो है 27 की रात को वो अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना लेते हैं, प्रेसिडेंट का चार्ज संभालता है और सिकंदर मिर्ज़ा को जो है पाकिस्तान से निकाल देते हैं। तो सिकंदर मिर्ज़ा का बहुत छोटा सा रोल था। रोल ये था कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और आर्मी को पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री दी। तो उसके बाद क्या होता है, किस तरह होता है, तो अयूब खान जो है फिर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पावर उनके पास आ जाती है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो एक सबसे अपोजिशन होती है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, वो उनको ट्रायल करते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं जिसमें रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं। उसके तहत जितने सरकारी अफसर होते हैं वो कहते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उन्होंने करप्शन की, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ वो अदा नहीं की, तो उनको ट्रायल किया जाता है सर्विस ट्रिब्यूनल में और इससे तकरीबन 3000 के करीब जो है ऑफिसर्स उनको डिसमिस कर दिया जाता है। फिर इसी तरह अयूब खान जब ज़ाहिर आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का ख़त्म हो चुका होता है। तो अयूब खान प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आते हैं, तो अब उनको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि वो किस तरह कंटिन्यू कर सकें। तो फिर वो क्या करते हैं, इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर एक बनाते हैं। इसमें ये इसलिए करते हैं कि अगर अयूब खान अभी इलेक्शन में जाते हैं, किसी भी तरह जाते हैं, तो उनको अपोजिशन का सामना ना करना पड़े। तो क्या करते हैं, इलेक्टिव बॉडी एक सबसे इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट कॉलेज होता है, वोटिंग सिस्टम है, वो अपने लिए बनाते हैं, जिसको एबडो के नाम से जाना जाता है, इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है? तो इसमें ये क्या करते हैं, इसमें जो पॉलिटिशियंस इनको ट्रायल करते हैं इस ऑर्डर के तहत, एबडो के तहत, कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो करप्ट हैं वो या तो सियासत से दूर रहें या तो फिर ये कि वो ट्रायल फेस करें और सामने आ जाएं। तो वो आप देख रहे हैं डायरेक्टली वो अपने लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि उनकी अपोजिशन में कोई भी ना है। फिर इसी तरह वो क्या करते हैं, जो ज़मीनें लोगों के पास होती हैं, जहाँ से वो पावर हासिल कर रहे होते हैं, जो
बगैर काश्त की बंजर ज़मीन होते हैं वो 1000 एकड़ तक एक बंदा रख सकता है, और इसी तरह जो काश्तकार वाली ज़मीन होती है वो 500 एकड़ तक लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो ज़मीनें वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को दी जाए, तो असल में लैंड लैंड रिफॉर्म्स जो है वो ला रहे हैं। फिर आप देखते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट को ले आते हैं, बेसिक डेमोक्रेट्स के नाम से। बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, जो पावर जो है बिल्कुल नीचे तक ट्रांसफ़र करने वाला सिस्टम है, ये वो लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो इससे आपको इससे आपको फिर ये समझ आती है कि अयूब खान जो है वो पावर को जो है मतलब नीचे तक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। इसमें वो क्या करते हैं, बेसिक डेमोक्रेसीज़ ऑर्डर जो है वो 27 अक्टूबर 1959 को इसमें 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स जो है इलेक्ट किया जाता है। अब इनका काम क्या होगा फ्यूचर में, आप देखोगे जो अयूब खान जो है रेफरेंडम ले आते हैं अपने लिए, इलेक्शंस में खड़े होते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो वोट जो है वो बेसिक डेमोक्रेट्स के थ्रू ही होती है, जो इनडायरेक्टली उनके अपने बंदे होते हैं। तो मतलब अयूब खान जब पावर में आते हैं वो पहले से प्री प्लान करके आते हैं कि उन्होंने किस तरह ये निज़ाम संभालना है, किस तरह करना है, किस तरह लीगल, तो सारा वो सोच समझ के आ चुके थे। तो आप देखें टाइम पीरियड जो है बहुत थोड़ा-सा से इसके अंदर वो सारी ये चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 1960 में 14 फरवरी 1960 में रेफरेंडम करवाते हैं, रायशुमारी का। अब उसमें वो क्या पूछते हैं लोगों से? लोगों से ये पूछते हैं, अब लोग कौन है? ये बेसिक डेमोक्रेट्स हैं असल में, यहाँ पे आम पब्लिक को अलाउ नहीं होता। बेसिक डेमोक्रेट्स से पूछा जा रहा है। इफ दे हैड कॉन्फिडेंस इन प्रेज़िडेंट फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान हिलाल जुर्रत। सिर्फ ये पूछा जाता है क्या लोगों को अय्यूब खान के ऊपर एतमाद है, भरोसा है, हाँ या ना। हाँ कहोगे, अब सवाल ये पूछा जा रहा है इसके पीछे, लेकिन क्या है कि अगर आप हाँ करते हो तो आप मुझे ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट तस्लीम करते हो, अगर ना करते हो तो प्रेसिडेंट तस्लीम नहीं करोगे। अब ये जवाब देने वाले बेसिक डेमोक्रेट्स हैं, जो इसके अपने लाए हुए बंदे हैं, जिनको पावर भी दी हुई है। तो उन्होंने क्या जवाब देना है? सीधी सी बात है, उन्होंने यस ही करना है। तो इसके मुकाबले में फातिमा जिन्ना जो है, कायद जिन्ना की बहन जो है वो भी खड़ी होती है। अब अयूब खान, अब बंगाल में जो है उनको तो वोट मिल जाते हैं फातिमा जिन्ना को, लेकिन ये जो पाकिस्तान होता है, वेस्ट पाकिस्तान, जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान, इसके अंदर बेसिक डेमोक्रेट्स होते हैं 80,000। ये जो है अयूब खान के साथ ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो वो अयूब खान के हक में वोट डालते हैं, यस करते हैं, और फातिमा जिन्ना जो यहाँ से हार जाती है। फिर इसी तरह अयूब खान का आप दौर देखते हैं, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है। ये जो पैदा खाद जो आप देखते हैं, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, ये जितनी चीज़ें जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हाई यील्डिंग सीड जो बीज है बहुत जल्दी उग जाता है, ये सारे उस ये ग्रीन रेवोल्यूशन है अयूब खान जो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, लोन स्कीम वगैरह ये वहाँ से आती है। तो कहते हैं पाकिस्तान को हम एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट करेंगे ताकि पैदावार ज़्यादा हो और मुल्क की जो इकॉनमी वो आगे चल सके। फिर इसी तरह इंडिया के साथ पानी का मसला जो होता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको हल किया जाता है। तो अयूब खान असल में क्या कर रहे हैं, एक तो पावर में आ रहे हैं और जितने मसले उनसे हो सकते हैं वो उनको हल कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव अप्रोच भी लेके आए। वो उन्होंने देखा कि इतने सालों में सियासतदान एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो टेक ओवर करके इन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ले आते हैं ताकि मुल्क का पहिया चल सके, इकोनॉमी का, पानी का मसला है उसको हल करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। फिर फैमिली लॉज ले आते हैं, मतलब जो फैमिली लॉज हैं, जो शादी के तरीके हैं उसमें क्या होना चाहिए, ये डिबेटेबल टॉपिक है, जिसमें वो इनहेरिटेंस की बात करते हैं, डाइवोर्स की बात करते हैं, चार दो शादियों की बात करते हैं। तो ये सारी फैमिलीज लॉ जो है उसमें आएंगी, इसको यहाँ पे इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते। फिर कश्मीर को फतह करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर, और जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टिव जो ऑपरेशन है वो, जिसमें सिस्टी कमांडोज भेजे जाते हैं उसमें कश्मीर में, को टेक ओवर करें। फिर उसके बाद इन केस ऑफ वार अगर जंग छिड़ती है तो फिर पूरी आर्मी जो है मोबिलाइज होगी और वो हमला करेगी। तो ये एक ऑपरेशन होती है, इसमें वो जंग करते हैं इंडिया के साथ। तो इसमें बहुत व्यू पॉइंट्स आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जीत गया, कुछ कहते हैं इंडिया जीत गया, लेकिन असल में जो है ये पाकिस्तान ने एक हिसाब से, आप देखें अपनी जो पावर थी उसको इंडिया के साथ टेस्ट किया, तो पता चला पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में आ सकती है। इसमें किसी को कोई जीत नहीं हुई, शिकस्त नहीं हुई, लेकिन आप समझिए एक इक्वलिटी हासिल हुई। इस जंग से थोड़ा सा पता लगा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के बराबर वो मिलिट्री तौर पर उसका मुकाबला कर सकता है। फिर इसी तरह आप देखते हैं यूब खान जो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिसमें वो खुद प्रेसिडेंट बनते हैं, सारे पावर उनके पास ही होते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक अयूब खान होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जैसे अयूब खान ख़त्म हो जाते हैं, उनका टेन्योर ख़त्म होता है, रिज़ाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो अयूब खान के दौर में आप सिंपली ये देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ अयूब खान खुद थे, सारे पावर उनके पास थे, हुकूमत वो थे, अदलिया वो थे, सब कुछ वो खुद ही थे, वन मैन शो था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया, जो कुछ उनसे हो सका वो करते रहे, जो पिछले
पाकिस्तान बनने के बाद कोई नहीं कर सका। लीगली आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने गलत किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने में भी उनका हाथ था और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया। जो पॉलिटिकल जो लोग थे उनको पनिश किया, और सारे पावर जैसे लीडरशिप आप देखिए फातिमा जिन्ना की थी, जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर थी, जिनका एक बहुत नाम था, जिन्ना के साथ रहे, उनको साइडलाइन किया। तो अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि उन्होंने लीगली बहुत गलत किया। लेकिन अगर आप दूसरे एस्पेक्ट में देखते हैं, बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं जो पीछे हुकूमत चल रही थी, तो आप देखें अयूब खान ने उनके मुकाबले में बहुत कुछ किया। बेशक अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, लेकिन मुल्क में कुछ करके गए। पानी का मसला हल किया, रेवोल्यूशन ले आया, फैमिली लॉज ले आया, कश्मीर फतह करने की कोशिश की। जो जो इनसे हो सकता था उन्होंने अपने छोटे से दौर में किया। तो इस हिसाब से आपको नज़र आता है अयूब खान का जो पीरियड है उसको इसीलिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बलूचिस्तान में अगर आप बात करते हैं, जैसे सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये सारी चीज़ें अयूब खान के दौर में हुई। प्रोग्रेसिव जितने जो काम थे पाकिस्तान बनने के बाद जो आपको नज़र आती हैं, वो अयूब खान के दौर में नज़र आती हैं। तो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, अगर ग्राउंड्स की बात करें, इकोनॉमी की तरफ, तो अयूब खान ने मतलब बाकी लीडर्स के मुकाबले में बहुत कुछ किया। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वाइज देखें तो उन्होंने उसकी वायलेशन की। तो ये अयूब खान का मुख्तसर सा दौर था जो उनके इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें बहुत डिटेल फिर इसमें जाना पड़ेगा, जिसमें हम इस तरह नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रिप होती है, वो रशिया के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, अमेरिका के साथ बनाते हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके फॉरेन पॉलिसी और उस तरह करके उनको उसी हिसाब से फिर डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।